इसी तरह लैब में भी हमारे पास इवेपोरेटिंग डिश और क्रूसिबल होता है, तो वो भी हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसी तरह मेजरिंग सिलेंडर या वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, ये आप लोग वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज करते हो। ब्यूरेट टाइट्रेशन में देखा था ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करनी होती है तो ब्यूरेट यूज करते हैं। बीकर, बीकर जो है वो भी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। तो फर्क क्या हुआ बीकर और ब्यूरेट में? देखो बीकर और ब्यूरेट में फर्क ये होता है कि अगर मैं इनकी मार्किंग्स देखूं तो ब्यूरेट में आपके पास, सॉरी मेजरिंग सिलेंडर में आपके पास, अच्छा बीकर में देखो तो पहली मार्किंग आपकी दी हुई है 100 ml पे, पहला इज 100 ml, फिर दी हुई है डायरेक्टली 400 ml पे, बीच में होगा जाहिर है 200 ml। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 100 ml मेजर करना है तो सही है, समझ आ गया, कर लिया। 200 करना है तो सही है। अगर आपको मुझे 150 करना है तो फिर आपको यहाँ पे बीच में अंदाजे से बनना होगा, ठीक है, एग्जैक्टली मार्किंग तो नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 125 ml करना है तो और अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ जो है वो 10 ml मेजर करना है, तो अब आप इमेजिन कर लो कि 100 यहाँ पे, तो 10 जो है वो कहाँ पे, तुम किस तरह से कितना पानी डालोगे? तो ब्यूरेट उसके लिए, बीकर जो है उसके लिए वो बेकार है इतनी वॉल्यूम मेजर करने के लिए। उसके लिए फिर हम मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं या वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर लेते हैं, इसका नाम मेजरिंग सिलेंडर भी होता है। और इस पे जो लीस्ट काउंट देखो क्या है, 10 के बीच में देखो चार, 1 2 3 4 डिवीजन। इसका क्या मतलब है कि एक डिवीजन 2 सेंटीमीटर क्यूब की है या 2 ml की है, 2 मिलीलीटर। तो आप कम से कम 2 ml इजिली मेजर कर सकते हो उसमें, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। इतना प्रिसाइज है ये। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 12 ml मेजर करना है तो आपके पास एक मार्किंग दी हुई है 12 ml की। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी कि क्या फर्क है बीकर और वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर में। इसी तरह ब्यूरेट, ब्यूरेट और ज्यादा एक्यूरेट है। देखो मेजरिंग सिलेंडर में जो मार्किंग थी वो 2 ml के हिसाब से डेसिमल्स में आ गई है। दिस इज 29.1, फिर 29.2, 29.3, इट इज इवन मोर एक्यूरेट। और दूसरी बात, ब्यूरेट जो है वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप एडिशन के लिए भी यूज हो सकता है। एक एक ड्रॉप अगर आपको निकालना है, देखा था ना टाइट्रेशन में, एक एक ड्रॉप अगर निकालना है तो नीचे टैप लगा होता है, मैं उसको प्रेस करता हूँ और वो एक एक ड्रॉप निकलना शुरू हो जाता है। देन वी हैव वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसको हम ग्रेजुएटेड फ्लास्क भी कह रहे थे टाइट्रेशन में, इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि हम इसमें डाइल्यूशन करते थे, याद है, एसिड डालते थे और इसको हम लेवल तक भर देते थे 250 ml। हमारे पास जो पास पेपर में आता है ना वो 250 ml वाला आता है, 250 ml या 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है। तो हम कहते थे कि अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब की कहीं भी वॉल्यूम का कोई भी अपैरेटस कहना है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? डाइल्यूशन करना, सैंपल का अमाउंट बढ़ाना। इसमें हम सैंपल डाल के उसमें डिस्टिल वाटर डाल के इसको 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक भर देते थे। दिस वाज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करते थे। राउंड बॉटम फ्लास्क क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क, जैसे हमारे पास कोई भी फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क है, वो क्या है? वो फ्लैट बॉटम है ना। राउंड बॉटम क्या है कि वो राउंड है। अब फर्क क्या है? कॉनिकल फ्लास्क जब हम यूज करते हैं जब हमें टेबल पे रखना होता है इसको, राउंड बॉटम फ्लास्क जब यूज करते हैं जब नीचे से हीट करना होता है सोल्यूशन को। हीट करेंगे तो फ्लैट, कॉनिकल फ्लास्क क्या हीट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कॉनिकल फ्लास्क में जब हीट करेंगे ना तो हीट का जो फ्लेम है ना वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगा। लेकिन जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें नीचे से अगर आप फ्लेम लगाओगे तो फ्लेम जो है ना फैल के साइड्स पे चला जाता है, राउंड है ना नीचे से, तो हीटिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। फिर टेस्ट ट्यूब्स, हम लोगों ने कहाँ टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं? टेस्ट ट्यूब का वर्ड हम लोगों ने देखा था टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस में। वो जो हम 3 तरह के सैंपल बना रहे थे ना, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के टेस्ट कर रहे थे कि पीपीटी आ रहा है या नहीं आ रहा, एक में अमोनिया डाल के टेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे टेस्ट ट्यूब यूज होती है। स्पैचुला क्या होता है? ये चम्मच है हमारा, स्टिरर है एक तरह, मतलब अगर मुझे कोई पाउडर निकालना है तो थोड़ा थोड़ा पाउडर जो निकालते हैं वो स्पैचुला, क्या मतलब लैब का चम्मच है ये सब, जैसे नमक चम्मच से निकालते हो ना, डेट्स इट। सेपरेशन फनल, सेपरेशन फनल अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है, उसके साथ समझ आ जाएगा।
पिपेट देख चुके हो, फिक्स्ड वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट या पिपेट फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है। अब ये वेरिएबल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकता, मतलब अगर ये पिपेट मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे पास एटीपी में 25 सेंटीमीटर क्यूब का हमने देखा है ना डाइटेशन करते वक्त, तो ये पे 25 सेंटीमीटर क्यूब भी मेजर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे मैं इसको हाफ भर दूं तो 12.5 हो जाएगा, नहीं, वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो आपका अंदाजा है जो बहुत गलत भी हो सकता है। फिर ट्राइपॉड एंड गैस, ये ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है ये बेसिकली, अब मुझे अगर कोई चीज गर्म करनी है तो मैं इसके ऊपर जो है वो जैसे कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पे रख दूंगा। गैस इसलिए लगा क्योंकि बीच में से खाली होता है, तो ये गैस क्या होता है बेसिकली एक जाली की तरह होता है, ताकि जो भी चीज इसके ऊपर रख रहे हो वो नीचे ना गिरे। और ट्राइपॉड स्टैंड यूजुअली इसलिए यूज करते हैं कि इसके नीचे जो है हम बंसन बर्नर लगाते हैं, उस बंसन बर्नर में क्या होता है, फ्लेम गैस आती है और उसमें आग लगती है और फ्लेम जलता है ऊपर। और अगर कोई चीज गर्म करनी है मुझे तो मैं ट्राइपॉड स्टैंड रख के उसके ऊपर रखूंगा। ठीक है, फिर मोटर एंड पेसल, मोटर एंड पेसल जो है वो क्या कोई भी चीज क्रश करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है चिप्स की फॉर्म में, सॉलिड रॉक्स है, इसको पाउडर बनाना है तो इसमें डाल के उसको क्रश करोगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ये इन सब के यूजेस जो है ना ये एक एक करके लिखे हुए भी हैं डायग्राम के साथ, तो एक बार रीड आउट कर लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई थिंक 90% ऑलरेडी देख के आ चुके हो एटीपी करते वक्त टाइट्रेशन के। ठीक है, बाकी ये कंडेंसर वगैरह ये अभी आ जाएगा, इसकी डायग्राम बड़ी थी तो यहाँ आ नहीं रही थी, मैंने लगाई नहीं। और बंसन बर्नर मैंने तुम्हें बता दिया, बंसन बर्नर का क्या काम होता है, हीट अगर करनी है किसी चीज को। क्लैंप एंड स्टैंड, क्लैंप एंड स्टैंड आप जो है वो फिजिक्स में भी देखते हो, अगर मुझे कोई चीज क्लैंप करनी है, पकड़ना है किसी चीज को, जैसे ब्यूरेट पकड़ रहे हैं ना, ब्यूरेट हम लोग जब टाइट्रेशन करते हैं तो ब्यूरेट को हम लोग सीधा किस तरह से खड़ा करते हैं, क्लैंप एंड स्टैंड के साथ, इसके अंदर ब्यूरेट डाल के यहाँ पे, और फिर नीचे जो है वो हम कॉनिकल फ्लास्क रखते हैं, तो ब्यूरेट होल्ड करने के लिए हम क्लैंप एंड स्टैंड यूज करते हैं। अब ये जितने भी क्लैंप लगे हुए ना ये साइजेस लगे हुए हैं डिफरेंट, एक वक्त में एक ही क्लैंप मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऐसी इसमें डायग्राम में लगे हुए, एक वक्त में तो एक ही क्लैंप होगा ना एक चीज पकड़ने के लिए। इवेपोरेटिंग डिश अभी बता दिया, पानी इवेपोरेट करने के लिए। क्रूसिबल बता दिया, हाई सब टेम्परेचर पे हीट करने के लिए। फिर मास बैलेंस या टॉप पेन बैलेंस मास मेजर करने के लिए यूज होता है, इसको टॉप पेन बैलेंस भी कहते हैं, इसको मास बैलेंस भी कहते हो। और मास बैलेंस तुम लोगों ने देखा है कि जब टाइट्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते थे तो पहले आप इस पे एक वेइंग बॉटल रख के एम्प्टी बॉटल का मास लेते थे, फिर उसमें कंटेंट डाल के मास ऑफ अ वेइंग बॉटल एंड कंटेंट लेते थे। स्पैचुला की बात हो गई, चम्मच है हमारा ये लेबोरेटरी का। स्टॉप वॉच टाइमिंग के लिए यूज होती है। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। हमारे पास लैब में जो थर्मामीटर यूज होते हैं केमिस्ट्री में वो मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर होता है और अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हम लैब में यूज नहीं करते क्योंकि हमें केमिकल्स के साथ डील करना है, ह्यूमंस के साथ डील नहीं करना है, तो हम मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर लेते हैं या अल्कोहल इन ग्लास थर्मामीटर लेते हैं। सही है। और यूनिट्स वगैरह इनके, मास का यूनिट ग्राम्स में यूजुअली यूज कर रहे होते हैं क्योंकि छोटी वैल्यूज होती हैं। तुम्हें पता है कि मास का यूनिट किलोग्राम भी होता है, लेकिन हमारे पास जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी नहीं होते, तो ग्राम्स में हम लोग यूज करते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। फिर टाइट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो ये बात भी होगी कि ब्यूरेट का यूज करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क का क्या काम है। ये हमारे पास इसको हम लोग किस नाम से बुलाते थे, सक्शन बल्ब, क्योंकि मार्किंग की में वो सक्शन बल्ब के नाम से इसको बुलाता है, या सेफ्टी बल्ब। तो सेफ्टी बल्ब सक्शन बल्ब दोनों इसके नाम होते हैं। यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है पिपेट फिलर, पिपेट फिलर भी इसका नाम होता है, लेकिन बेस्ट है कि आप मार्किंग की में जो वो सेफ्टी बल्ब या सक्शन बल्ब यूज करते हैं ना तो इनमें से कोई एक लिखो, ज्यादातर वो सेफ्टी बल्ब यूज करता है तो सेफ्टी बल्ब लिखो। इसी तरह पिपेट हम लोग देख चुके हैं कि पिपेट का क्या काम होता है। ब्यूरेट जो है वो वेरिएबल वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज होता है, मतलब कोई भी वॉल्यूम मेजर करनी है तो आगे पीछे करके हम कर सकते हैं। लेकिन जो पिपेट है वो फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करता है, 25 सेंटीमीटर क्यूब का है तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ही उससे मेजर करोगे, ऐसा नहीं कि 10 भी कर लो उससे 20 भी कर लो। सही है, कुछ पूछना है यहाँ तक?
अच्छा, ये सेटअप जो है ये क्या है, मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क में फॉर एग्जांपल मैंने ना रिएक्टेंट जो डाले ना वो डाला है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl। मुझे पता है जब भी कैल्शियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट करता है, ये कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, मैं इसको कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? कलेक्ट, ट्रैप करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। याद है मोल्स के क्वेश्चन में हम कहते थे कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है तो बताओ HCl के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं। तो कैसे बताते थे? ये कलेक्ट करी होगी ना, पकड़ी होगी, इसको जमा किया होगा एक जगह पे, फिर उसका वॉल्यूम लिया होगा। तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन इफ एनी गैस इज इवॉल्व एंड यू वांट टू कलेक्ट दैट गैस, तो गैस कलेक्शन के लिए फिर हम लोग कुछ इस तरह से अपैरेटस बनाते हैं कि जिस फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर पहले तो एक स्टॉपर लगा देते हैं। ठीक है, दिस स्टॉपर, इस स्टॉपर को हम कॉर्क भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रबर बंग। रबर बंग, इसके अंदर ना एक होल होता है बीच में, मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं ना तो ये कुछ इस तरह का स्टॉपर है मेरे पास। इसमें जो है ऊपर से एक होल हुआ हुआ है, होल एज इन जिसमें ये जो ट्यूब जा रही है ना, इस होल के अंदर से ऊपर से ये ट्यूब एंटर हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क एंड, तो ये जो गैस निकलेगी इसमें से, ये गैस जो है वो फिर कॉनिकल फ्लास्क से सिर्फ एक ही जगह से बाहर जा सकती है, जो कि ये ट्यूब है। और इस ट्यूब में जाके ये कलेक्ट किस में हो रही है? गैस सिरिंज में। एक गैस सिरिंज जो होती है हमारे पास, जैसे वो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, होती वैसी है लेकिन बड़ी होती है साइज में। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे एंटर होगी, तो ये जो गैस का ये क्या होता है? प्लंजर। ये प्लंजर जो है वो पीछे की तरफ मूव होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी और ये मूव होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भरना शुरू हो जाएगी। और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इधर मार्किंग पे पढ़ लेंगे कि कितना वॉल्यूम आया है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये कलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो गैस बन रही है वो एक तो कहीं और से जाए ना, सारी की सारी गैस सिरिंज में जाए। इसलिए हमने रबर बंग लगाया हुआ है जो कि सील कर देगा, और सारी की सारी गैस जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब में से जाएगी। जो ट्यूब हमने लगाई हुई है इसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब, और इसमें से गैस निकल के इट विल गेट कलेक्टेड इनटू दिस गैस syringe, and when the reaction stops we can measure the volume of this gas collected। तो उसके लिए जो अपैरेटस है वो हम ऐसे करते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं गैस कलेक्ट? बहुत सारे इसके काम हो सकते हैं, स्टोइचियोमेट्री करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारे सिलेबस में इसका है वो है कि अगर मुझे रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालना है तो मैं रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए ये काम करूंगा। तो ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए काम कैसे करते हैं, कि कितना वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है पर यूनिट टाइम, उससे हम रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालेंगे। अगेन विल बी स्टडिंग इट इन नेक्स्ट चैप्टर, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लो, बट यू गाइस नो अबाउट स्टोइचियोमेट्री कि कितना वॉल्यूम बना है, कितना प्रोडक्ट बना है, सब निकालने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। देन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तुम लोगों ने देखी एसिड एंड बेसिस में, अगर कोई इंसॉल्युबल सॉलिड है किसी सॉल्यूशन के अंदर या पानी के अंदर, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए इंसॉल्युबल सॉलिड को फ्रॉम लिक्विड वी डू फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? फिल्टर पेपर से करते हैं। तो एक फनल लेते हैं, दिस इज फनल, उस फनल के अंदर जो है वो फिल्टर पेपर लगाते हैं, तो इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा हुआ है, और उसमें जब हम ये सोल्यूशन डालेंगे तो जो पानी है वो तो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, लेकिन जो चीज इनसॉल्युबल सॉलिड है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, और जो चीज फिल्टर पेपर में रह जाती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यू, और जो पानी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। अब अगर फिल्ट्रेट में कोई डिजोल्व सॉल्ट है जैसे NaCl है जो कि डिजोल्व हुआ है, तो वो भी पास हो जाएगा। हम रेजिड्यू में सिर्फ वही चीज कलेक्ट कर सकते हैं जो कि इनसॉल्युबल हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी हमने देखा सॉल्ट एनालिसिस में, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स करने के लिए।
फिर अगर कोई डिजोल्व सॉल्ट है, जैसे फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड आ गया, अगर मुझे उसको निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पानी उड़ा देते हैं इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन टू ड्राइनेस। और जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो क्या होता है कि वो सॉल्ट जब सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाएगा सॉल्ट का, तो उसको फिर हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और जो सॉल्ट है उसकी क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम एक बार रिवाइज कर लेना, ये काम हमने ना एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में बड़ी डिटेल में बहुत बार पढ़ा है कि अगर कोई soluble salt है and I want the crystal of that soluble salt, so we will heat the solution, evaporate the water to dryness until a saturated solution is left. ऐसा नहीं करते कि पूरा एक एक कतरा पानी का उड़ा दें, इतना हीट करते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन तक अचीव हो जाए। उसके बाद भी लेट दैट मिक्सचर टू गेट कूल्ड, और जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन है। और क्रिस्टलाइजेशन होती क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो जो solubility of most solute decreases as the temperature decreases. When the solution cools, the solution cannot hold more solute, so the extra solute separates out as pure crystals. तो जब solution ठंडा हो रहा है तो वो अपने अंदर जो dissolved salt था उसको hold नहीं कर सकता, तो salt जो है वापस crystals बन जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन करते वक्त हमने ख्याल क्या रखना है कि हमने इतना ज्यादा अभी गर्म नहीं करना है शुरू में कि सारा का सारा पानी उड़ जाए। तो इसको हम क्या कहते थे, हीट अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज लेफ्ट। हीट अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन जब आ जाए ना, तब उसको हीट करना बंद कर दो। हीट अंटिल सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अचीव्ड। सही है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्रिस्टल जो है वो बनेंगे नहीं, डिकम्पोज हो जाएंगे और पाउडर बनेगा। अच्छा, फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और देखा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या होता है कि अब अगर इन क्रिस्टल्स को आप ठंडा होने दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये थे पानी में डिजोल्व। पहले कॉपर सल्फेट जब पानी में था ना तो वो ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पहले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। अब देखो ये सॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर lead 2 sulfate, calcium sulfate and barium sulfate, so it is a copper sulfate, so it is soluble। इसको जब मैंने वाटर में डाला तो क्या होता है, वाटर में डालने पे कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है एंड कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस फॉर्म। अब अगर मैंने वापस कॉपर 2 सल्फेट के क्रिस्टल मुझे चाहिए तो मैं इसको हीट करूंगा। हीट करेंगे तो हीट कर करके जब सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाता है ना, मतलब कुछ उसमें कॉपर सल्फेट होगा और कुछ कुछ पानी होगा, गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब उसको ठंडा करते हैं ना तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बनते हैं ना, वो क्रिस्टल अपने साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं, उनसे रिएक्ट नहीं करते, ट्रैप कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बेचारा बीच में कहीं फंस जाता है। अब कितना फंसा है वो डिपेंड करता है, इसलिए मैं कितने मोल्स फंसे हैं इसके मैं एक्स मोल्स लिख रहा हूँ। अब किसी में 7 भी फंस जाते हैं, किसी में 5 भी फंस जाते हैं। तो ये जो वाटर होता है ना, इस वाटर को जो ट्रैप वाटर होता है इनटू क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं उस वक्त ये वाटर बेचारा फंस जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वाटर ने बॉन्ड बना लिया कॉपर सल्फेट के साथ, वो फिजिकली चिपक गया, फंस गया। इसलिए इसको अगर मुझे सेपरेट करना है तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूंगा, तो फिर ये भी वाटर निकल जाएगा क्योंकि जो ट्रैप हुआ हुआ वो वेपर बन के कहीं ना कहीं से निकल के भाग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके क्वेश्चंस में हमने मोल्स में एटीपी में भी देखा कि वो अक्सर जो है वो इस पूरे इसका मास निकलवाता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं ये 7H2O है यहाँ पे लेट से, तो आप पूरे उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? आप कॉपर का एटॉमिक मास 63, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16 और वाटर का पूरा MR होता है 18, तो आप 7 × 18, तो इस पूरे क्रिस्टल का MR आ जाएगा। तो एटीपी में अक्सर क्वेश्चन में वो किसी तरह वो एक्स की वैल्यू भी निकलवाता था आपसे, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, वहां पे निकलवाएगा। और वो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हुए हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कहीं ना कहीं यूज
कर रहा था। अब कॉपर के बारे में याद रखना, कॉपर 2 सल्फेट, इसमें जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब भी इसमें होता है तो इसका जो क्या कहते हैं कलर है वो ब्लू कलर का होता है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब पानी इसके साथ है, हाइड्रेट हुआ हुआ है ये। लेकिन अगर इसको आप फर्दर हीट करो तो ये वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो कॉपर सल्फेट अकेला रह जाएगा, और जब वाटर इसमें से निकल जाता है तो इसका कलर जो है ना ब्लू क्रिस्टल से व्हाइट क्रिस्टल में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और इसको फिर हम कहेंगे, इसमें से पानी निकल गया तो इसको हम कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। एन मतलब केमिस्ट्री में एन का मतलब होता है विदाउट, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट विदाउट वाटर। फर्दर अगर कॉपर 2 सल्फेट को हीट करोगे तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जब वो ब्रेक होगा तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और जो कॉपर 2 ऑक्साइड बन रही है ना, दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर इसमें +2 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा, तभी तो ये फॉर्मूला CuO बनेगा ना। तो ये जो होती है हमारे पास ब्लैक कलर का सॉलिड होता है कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, कुछ पूछना है?